नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान डिजिटल संदेश न्यूज में। तारीख आज 20 जुलाई 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण दशमी। आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने शेखावाटी क्षेत्र में पानी के संकट को दूर करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यमुना बेसिन के ऊपरी भाग में बांध निर्माण के लिए राजस्थान के हिस्से की 95 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि जल संसाधनों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए जल परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। यमुना जल परियोजना चूरू, सीकर, झुंझुनू सहित अन्य क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इससे पेयजल और सिंचाई की स्थायी सुविधा सुनिश्चित होगी। बता दें कि यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3 प्रमुख बांधों का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें से वर्तमान में लखवार, उत्तराखंड और रेणुकाजी बांधों, हिमाचल प्रदेश का निर्माण कार्य चल रहा है। यमुना रिवर बोर्ड द्वारा इन बांधों के निर्माण की कुल लागत 11,320 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, जिसमें से राजस्थान को 215 करोड़ रुपए देने हैं। अब मुख्यमंत्री भजनलाल ने 95 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, जिससे निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। हथिनीकुंड बैराज से राज्य में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गठित टास्क फोर्स की तीसरी बैठक 30 जून 2025 को पंचकुला में हुई थी। इसमें राजस्थान और हरियाणा के अधिकारियों के बीच विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। ध्यान देने वाली बात है कि भाजपा सरकार के गठन के तुरंत बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शेखावाटी क्षेत्र में यमुना जल को लाने के लिए हरियाणा सरकार से एमओयू किया था। राजस्थान में अमेरिका से आने वाले कोयले को लेकर करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। पुलिस ने कोयले में मिलावट कर धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। साथ ही एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है और करोड़ों रुपए का माल भी जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार मिलावट करके सीमेंट और स्टील फैक्ट्रियों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ समय से सीआईडी टीम को अमेरिकी कोयले, पेटकॉक की चोरी की सूचनाएं मिल रही थी। जांच शुरू हुई तो पता चला कि गुजरात के कोयला माफिया सिरोही के पिंडवाड़ा आबू रोड हाईवे पर एक बंद पड़ी फैक्ट्री में ये धंधा चला रहे थे। ये लोग ट्रक ड्राइवरों को पैसे का लालच देकर उनके ट्रकों से 5 से 10 टन शुद्ध कोयला निकलवा लेते थे। फिर उसकी जगह नकली कोयला पाउडर डस्ट डालकर ट्रक को आगे भेज देते थे। चोरी किया गया कोयला वो छोटी मोटी फैक्ट्रियों को बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे थे। जानकारी मिली कि गुजरात के कुछ कोयला माफियाओं ने पिंडवाड़ा आबू रोड राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर भुजेला पर एक बंद फैक्ट्री किराए पर ले रखी थी। एडीजी दिनेश एमए ने बताया कि पुलिस की विशेष टीम ने शुक्रवार को भुजेला हाईवे पर तुलसी होटल के पीछे एक संदिग्ध फैक्ट्री पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने मौके से 2 ट्रक, एक लोडर, एक डोजर मशीन जब्त की और इरफान नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी इरफान गुजरात का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे ट्रक चालकों से 5 से 7 हजार रुपए प्रति टन के हिसाब से कोयला खरीदते थे और ट्रक में नकली डस्ट कोयला मिलाकर आगे भेज देते थे। इस तरह से वे रोजाना 15 से 20 टन कोयला चुराकर ये लोग 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रहे थे। पुलिस गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आयकर विभाग ने फर्जी राजनीतिक चंदे के जरिए टैक्स चोरी के बड़े खेल का भंडाफोड़ किया है। भारतीय सामाजिक पार्टी और युवा भारत आत्मनिर्भर दल के नाम पर करीब 300 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी सामने आई है। इंदौर, भोपाल, जयपुर और अजमेर की आयकर टीमें पिछले 1 हफ्ते से भीलवाड़ा में सक्रिय है। इन टीमों ने 4 जगहों पर छापेमारी कर कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। आयकर विभाग ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 4 दिन पहले जयपुर की टीम ने भीलवाड़ा के कथित सीए राजेश खोईवाल के ठिकानों पर छापा मारा। वहीं मध्य प्रदेश के एक राजनीतिक दल के कार्यालय पर कार्रवाई के बाद सीए राजेश दाधीच के घर पर भी छापेमारी हुई।
बताया जा रहा है कि दाधीच इंदौर की आयकर टीम को देखकर अपने घर से भाग गया था। जांच में पता चला कि निष्क्रिय और गैर मौजूद राजनीतिक दलों को चंदे की आड़ में टैक्स छूट का दावा किया जा रहा था। इस कार्रवाई से नाराज भीलवाड़ा के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने शुक्रवार को प्रोफेशनल फोरम के बैनर तले आकर आयुक्त कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि विभाग उन राजनीतिक दलों की सूची जारी करे जिन्हें चंदा देना वैध है और जिन्हें नहीं। इससे टैक्स चोरी को रोकने में मदद मिलेगी और आम करदाताओं को परेशानी से बचाया जा सकेगा। आयकर विभाग की जांच में सामने आया कि कुछ लोग फर्जी रसीदों के जरिए राजनीतिक चंदे का दिखावा कर टैक्स में छूट ले रहे थे। इस रैकेट में कई सीए और टैक्स सलाहकार भी शामिल हैं। भीलवाड़ा में हुए इस खुलासे से देश भर में हड़कंप मच गया है। आयकर विभाग अब इस मामले में और सख्ती बरतने की तैयारी में है ताकि सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित मैक्स अस्पताल में एक दुखद घटना ने सबको झकझोर दिया। भैंसेना गांव के रहने वाली 28 साल की प्रेमवती को शुक्रवार शाम प्रसव के दर्द के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया। देर रात उनकी डिलीवरी सफलतापूर्वक हुई, लेकिन इसके 2 घंटे बाद ही अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने उनकी हालत को गंभीरता से नहीं लिया। प्रेमवती के भाई रामकिशन ने बताया कि डिलीवरी के बाद उनकी बहन की हालत बिगड़ने लगी। रक्तस्राव लगातार बढ़ता रहा, जिसकी जानकारी उन्होंने अस्पताल के कर्मचारियों को दी। इसके बावजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया। रात भर परिजनों को ये कहकर टाला गया कि प्रेमवती जल्दी होश में आ जाएगी। शनिवार सुबह हालत बिगड़ने पर अस्पताल ने आगरा रेफर कर दिया। परिजन प्रेमवती को आगरा ले जाने से पहले एक अन्य डॉक्टर के पास ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। प्रेमवती की मौत की खबर मिलते ही गुस्साए परिजन शव को लेकर मैक्स अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। गुस्से में परिजनों ने तोड़फोड़ की और कर्मचारियों से हाथापाई की कोशिश की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस के उपनिरीक्षक अशोक कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया। उपनिरीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम के बाद मामले की जांच की जाएगी। परिजनों का कहना है कि अगर समय पर इलाज मिलता तो प्रेमवती की जान बच सकती थी। अजमेर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में पिछले 36 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। कई जगहों पर भारी जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे हालात में शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जिला कलेक्टर भोगीलाल लोहिया, एसपी वंदिता राणा और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया। देवनानी ने बताया कि लगातार हो रही बारिश से हालात गंभीर हैं, लेकिन प्रशासन हर मोर्चे पर जुटा है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के घरों से निकलना संभव नहीं है, उन्हें भोजन के पैकेट घर घर पहुंचाए जा रहे हैं। आना सागर झील का जलस्तर 16.6 फीट तक पहुंच चुका है। पानी की निकासी के लिए शहर भर में पंप लगाए गए हैं। यहां तक कि एक बड़ा पंप केकड़ी से मंगवाया गया है। देवनानी ने बताया कि ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए सरकार को 430 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भेजा गया है और जल्द ही उसका पहला चरण शुरू होगा। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे भी प्रशासन का सहयोग करें और पानी की निकासी वाली जगहों से स्वयं अतिक्रमण हटाएं। अन्यथा प्रशासन को आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी। जहां पानी का स्तर ज्यादा है, वहां एहतियातन विद्युत आपूर्ति रोक दी गई है। प्रभावित परिवारों को सरकारी स्कूलों और कम्युनिटी हॉल में ठहराया जा रहा है। देवनानी ने उम्मीद जताई कि यदि रात तक बारिश थमी रही तो हालात में बड़ी राहत मिल सकती है। राजस्थान के श्री गंगानगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 4 खतरनाक शूटरों को धर दबोचा है। ये शूटर
शहर के एक बड़े व्यापारी रवि गुप्ता को निशाना बनाने की फिराक में थे। पुलिस की सतर्कता से एक खतरनाक आपराधिक साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ गुर्गे शहर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर सदर थाना पुलिस ने तुरंत एक विशेष अभियान चलाया। पुलिस ने शक के आधार पर शिव चौक इलाके के एक हॉस्टल पर छापा मारा, जहां से 4 शूटरों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान चारों आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश में थे। इस दौरान हुई धक्का मुक्की में उनके हाथ और पैरों में मामूली चोटें आईं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी को काबू कर लिया। गिरफ्तार शूटरों के पास से पुलिस को कुछ अहम सुराग भी मिले हैं, जिनके आधार पर गैंग की गतिविधियों का खुलासा हो सकता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये शूटर व्यापारी रवि गुप्ता की रेकी कर रहे थे। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि रवि गुप्ता को निशाना बनाने के पीछे का मकसद क्या था और इस साजिश में और कौन कौन शामिल हो सकता है। रिमांड के दौरान गहन पूछताछ से कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हरकतों पर पुलिस की पैनी नजर थी। इस सफल कार्रवाई से शहर में किसी बड़ी वारदात को टाल दिया गया। अब इलाके में सुरक्षा और सतर्कता को और मजबूत कर दिया गया है। श्री गंगानगर पुलिस की इस कार्रवाई से शहरवासियों में राहत की सांस है। लोग पुलिस की तारीफ कर रहे हैं, जो अपराधियों के खिलाफ दिन रात मुस्तैद है। राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने लगातार दूसरे दिन अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। कोटा जिले के इन गांवों में बारिश और जलभराव से हुए नुकसान का जायजा लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। मंत्री दिलावर ने खंड विकास अधिकारी समय सिंह गुजर को बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि लगातार बारिश के कारण कई ग्रामीणों के घर टूट गए हैं। इनका जल्द सर्वे कर नुकसान का आकलन किया जाए, ताकि प्रभावित लोगों को मदद मिल सके। साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को सड़कों पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए दोनों किनारों पर मिट्टी डालने और निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत चेचट के फांडा गांव से की। इसके बाद खेड़ा रुद्दा, आलोद, रिछी, चंद्रपुरा, ताकली डेम, चेचट, नया गांव, मनोहरपुरा और भटवाड़ा गांवों में जाकर ग्रामीणों से बात की। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित लोगों की समस्याओं को समझा और तुरंत समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। राजस्थान में गरीब रथ एक्सप्रेस 12,216 के इंजन में शनिवार 19 जुलाई अलसुबह 3 बजे आग लग गई। ट्रेन के सेंदड़ा ब्यावर रेलवे स्टेशन से गुजरने के दौरान हादसा हुआ। आग लगने की सूचना मिलते ही अफरातफरी मच गई। हादसे के दौरान ट्रेन में 500 से ज्यादा यात्री सवार थे। गनीमत रही कि आग इंजन से डिब्बों की ओर नहीं पहुंची। ये ट्रेन मुंबई के बांद्रा और दिल्ली के सराय रोहिल्ला जंक्शन के बीच चलती है। रात करीब 11.30 बजे आबू रोड से रवाना होने के बाद सीधा सुबह 3.45 बजे अजमेर पहुंचती है। इस दौरान ट्रेन का कोई ऑफिशियल स्टॉप नहीं है। जब हादसा हुआ तब सेंदड़ा स्टेशन से गुजरने के दौरान ट्रेन की स्पीड कम थी। इसके चलते लोको पायलट ने जल्दी ही ट्रेन को रोक दिया। जैसे ही इंजन के दूसरे हिस्से में धुआं उठता दिखा, वैसे ही लोको पायलट ने ट्रेन को तुरंत रोका और पैसेंजर्स को उतार दिया। अजमेर में अधिकारियों को हादसे की जानकारी दी गई। इसके बाद इंजन में लगी आग पर सुबह करीब 8 बजे काबू पाया गया। संभावना जताई जा रही है कि तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रेन में हादसा हुआ। सभी यात्री सुरक्षित है, किसी भी चोट नहीं आई। वहीं अब उनके लिए वैकल्पिक साधनों की व्यवस्था करवाई जा रही है। फिलहाल रेलवे प्रशासन इंजन को हटाकर ट्रैक को साफ कराने और यातायात को सामान्य करने की कोशिश में जुटा है। अधिकारियों के अनुसार
रूट पूरी तरह बंद नहीं किया गया था। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से कुछ ट्रेनों को स्पीड कम करके सेंदड़ा से निकाला गया था। ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, पानी, सड़क सहित कई क्षेत्रों में राजस्थान को अग्रणी बनाने के लिए राज्य सरकार ने अभूतपूर्व निर्णय किए हैं। इन निर्णयों का उद्देश्य आमजन को बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं का लाभ निर्बाध रूप से सुनिश्चित करते हुए प्रदेश को वर्ष 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक ने प्रदेश में गैस आधारित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नीति 2025 का अनुमोदन किया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों द्वारा राजस्थान सरकार के साथ 8,740 करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU हस्ताक्षरित किए गए थे। इस नीति से इन MOU का क्रियान्वयन अधिक तेजी से हो सकेगा। इस नीति से प्रदेश भर में सुविधाजनक, विश्वसनीय, पर्यावरण अनुकूल और लागत प्रभावी ईंधन आपूर्ति को गति मिलेगी। उपभोक्ताओं को सुरक्षित गैस आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सकेगी। घरेलू उपभोक्ताओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को पाइप्ड प्राकृतिक गैस (PNG) उपलब्ध कराने के साथ ही वाहनों के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) को प्रोत्साहन देने के क्रम में ये नीति मील का पत्थर साबित होगी। वहीं CNG के विस्तार से आमजन की हरित ईंधन तक पहुंच होगी और इससे कार्बन उत्सर्जन घटेगा। इस नीति में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिससे PNG एवं CNG नेटवर्क का छोटे शहरों और नगरों में तेजी से विस्तार हो सकेगा। इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही पाइपलाइन निर्माण से लेकर गैस आपूर्ति तक कई स्तरों पर रोजगार सृजन में वृद्धि होना अपेक्षित है, जिससे गैस आधारित उद्योगों पर निर्भर औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र भी मजबूत होगा। इस प्रकार ये नीति स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गैस आधारित अर्थव्यवस्था का संकल्प लिया है, उसे साकार करने में ये नीति अहम भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लाखों महिलाओं के जीवन में उल्लेखनीय सुधार आया है। उन्हें धुएं से भरी रसोई से निजात मिली है और उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नीति 2025 भी CNG की आमजन तक सुलभ पहुंच सुनिश्चित करते हुए निरामय राजस्थान के लक्ष्य की प्राप्ति में भी प्रभावी रूप से कार्य करेगी। परिवहन में CNG के व्यापक उपयोग से प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय कमी आएगी और नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। साथ ही नीति के अंतर्गत प्राकृतिक गैस के उपयोग में विस्तार से भी पर्यावरण लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकेगी। ये नीति ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी प्रोत्साहित करती है। इसके अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए अनुमति, भूमि आवंटन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया को समयबद्ध एवं सरल बनाया गया है। नीति के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। वहीं राज्य स्तर पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, स्थानीय निकायों से संबंधित प्रकरणों हेतु नोडल अधिकारी भी होंगे। प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट सिटी गैस कमेटी (DCGC) भी गठित होगी। साथ ही CGD पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। ये नीति 31 मार्च 2029 तक अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। राजस्थान के अजमेर जिले के गेगल थाना क्षेत्र के उटड़ा गांव में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। गांव के पास बारिश से भरे एक गहरे गड्ढे नाड़ी में 4 बच्चियां डूब गई, जिनमें से 3 की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृत बच्चियों की पहचान बिल्किस, नाजिया और सिमन के रूप में हुई है, जबकि आशु नामक लड़की का जेलिन अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार चारों बच्चियां गांव के पास बकरी चरा रही थी। इस दौरान एक बच्ची का पांव फिसल गया
और वो गड्ढे में जा गिरी। उसे बचाने के प्रयास में बाकी 3 लड़कियां भी पानी में डूब गई। गड्ढा बारिश के पानी से पूरी तरह भरा हुआ था और गहराई ज्यादा होने के चलते बच्चियां उसमें समा गई। परिजनों की ओर से महफूज खान ने बताया कि बच्चियां नदी के पास जमा बारिश का पानी देखने गई थी। अचानक वहां की कच्ची दीवार टूट गई और सभी पानी के बहाव में बह गई। हादसे की सूचना पर गेगल थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से बच्चियों को बाहर निकाला। चारों को आनन फानन में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 को मृत घोषित कर दिया, जबकि 1 का उपचार जारी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी रामचंद्र चौधरी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और परिजनों से भी बयान लिए जा रहे हैं। गांव में इस दर्दनाक हादसे के बाद शोक का माहौल है।